Now the next topic is organizational culture and chain. Again I repeat, next topic is organization culture and change. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिंपल कल्चर टर्म की बात करें, सो व्हाट इज कल्चर? हम ऐसा कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर होता है, ईस्टर्न कल्चर होता है, इंडियन कल्चर होता है। ये कल्चर क्या है? इट इज जस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड assumptions. Students, seriously, it is just an understanding and assumptions, because कहीं पे लिखा नहीं है कि इंडियन ट्रेडिशन में साड़ी पहननी होती है, कहीं पे लिखा नहीं है कि वेस्टर्न ट्रेडिशन या फिर वेस्टर्न कल्चर में पैंट एंड शर्ट पहनना होता है। नो, कहीं पर भी ये लिखा नहीं है। इट इज जस्ट अ assumptions. इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग के थोड़े बहुत ग्रुप्स है, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया है, ये अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप कर ली है। बाकी कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इंडियन कल्चर में साड़ी इज ओनली द आउटफिट एंड वेस्टर्न कल्चर में पैंट एंड टी शर्ट इज ओनली द आउटफिट। नो, सो दिस इज अ सिंपल टर्म। मैं आपको कल्चर इसीलिए इस हिसाब से समझाने की ट्राई कर रही हूँ बिकॉज आपके माइंड सेट भी यही है, राइट? सो दिस इज द थिंग कि कल्चर इज जस्ट एन assumption, या फिर हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसे ऐसे मान लिया है, ऐसे समझ लिया है, राइट? सो अगर हम वही कल्चर टर्म को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसिडर करें, देन अगेन इट इज द सेम थिंग कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अंडरस्टैंडिंग है, assumptions लिए जाते हैं, दे आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगेन आई रिपीट, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करें, सो सेम थिंग जो हम सिंपल कल्चर टर्म में समझ रहे हैं, वही चीज हमें यहाँ पे भी समझनी है, राइट? इट इज द सेम थिंग कि जो भी अंडरस्टैंडिंग्स होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर, राइट? जो assumptions होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नाउ अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड की बात करें, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या फिर सिंपल कल्चर है, उसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग वर्ड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट? सो अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड की बात करें, सो व्हाट इज दैट अंडरस्टैंडिंग? जो बिलीफ होती है, जो वैल्यूज होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डिसीजंस लेने के जो अप्रोचेस होते हैं, बिकॉज वी हैव सीन दैट देयर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस टू टेक द डिसीजंस, राइट? सो वो जो अप्रोचेस होते हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट स्टेटेड एनीवेयर, या फिर वो फॉर्मल जो कंपनी की पॉलिसीज होती है उसके अंदर भी वो लिखे नहीं गए हैं, गोल्स के अंदर भी स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। दे आर जस्ट अ बिलीफ, राइट? दे आर जस्ट अ वैल्यू या फिर अप्रोचेस कि जो हम यूज करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये यही है, राइट? कहीं पर भी लिखे नहीं गए हैं, बट स्टिल इट इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोफेशनल हो, राइट? प्रोफेशनल हो तो आप क्लीन कट शेव में जाते हैं, मेल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो, राइट? जो आउटफिट वो पहनते हैं, इट इज अ कंजर्वेटिव आउटफिट, राइट? सो दैट इज द थिंग कि कहीं पर भी लिखा नहीं है, पॉलिसी के अंदर लिखा नहीं है कि आपको क्लीन कट शेव में आना है या फिर आपका आउटफिट ये होना चाहिए, राइट? बट दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट? ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट अपने आप कर लेती है कि उनके एम्प्लॉयज इस हिसाब से वर्क करेंगे, इस हिसाब से समझ के, उस हिसाब से रेडी होके आएंगे, राइट? सो दैट इज द थिंग, दैट इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो अगर हम जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते थे, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी हमें अच्छी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारा अफेक्ट करता है, राइट? अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, राइट, अच्छी तरह से रेडी होके नहीं आएंगे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो वहां पे वो एम्प्लॉयज भी उस हिसाब से लगने चाहिए, राइट? क्यों आप फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़े सुपर स्टोर में जाते हो तो वहां के एम्प्लॉयज को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी गई होती है, या फिर उनका खुद का एक ब्लेजर जैसा दिया गया होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी होती है कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि ओके आप अगर आप फीमेल
कैंडिडेट हो तो आपको साड़ी पहननी है या फिर वो एक ब्लेजर दे देते हैं कि जिसके ऊपर से वो लोग आइडेंटिफाई कर सके। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में बहुत अफेक्ट करता है। लाइकवाइज अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, राइट, तो उसके जो ऑपरेशंस होते हैं, राइट, वो भी बहुत ही अफेक्ट करते हैं। ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके जो परसेप्शंस होते हैं, राइट, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो हम सेट करते हैं उसकी प्रायोरिटीज होती है, ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस होती है थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, राइट। हमारे दिमाग के ऊपर जो भी अफेक्ट करता है उसी हिसाब से हम वर्क करते हैं, राइट। डिसीजन मेकर का परसेप्शन कैसा है, वो कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव्स कौन से है, उसकी प्रायोरिटीज किस हिसाब से सेट करनी है, ये सारी जगहों पर भी ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अफेक्ट करता है। अनदर टर्म इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, राइट। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? ऑब्वियसली ये चेंज किसके साथ डील करेगा? चेंज विल डील विद कि प्रॉफिट मींस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इट डजंट मैटर कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। बट ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे सारी चीजें प्लान आउट करती है, इम्प्लीमेंट करती है और चेंज को हैंडल कर सकती है। So that is organizational change. Because students ऐसा नहीं है कि 10 years 20 years हम एक ही हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते रहे। नो, इन nowadays कि जहाँ पे आईटी इतना डेवलप हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज के अंदर हम जी रहे हैं, वी आर टेलिंग दैट वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज, डिजिटल वर्ल्ड, राइट, जहाँ पे चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट। चेंज को हम कांस्टेंट कहते हैं ये पर्टिकुलर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। अगर हम उस एज में रह रहे हैं, उस एरा में जी रहे हैं, तो वहां पे हमें चेंज को भी कंसीडर करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड भी प्लान आउट करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड भी ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम ये चेंज को हैंडल करें, कैसे हम ये चेंज को इम्प्लीमेंट करें, राइट। मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज मैन्युअल होती थी, बट यू वांट टू वर्क विथ द कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो ऑब्वियसली आपको अपनी जो भी प्रोसेसेस जो मैन्युअल हो रही थी उसे आपको कंप्यूटराइज प्रोसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड इट इज अ वेरी बिग चेंज। तो ये चेंज को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे प्लान आउट करेंगे, उसके रिलेटेड कैसे वो चेंज इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चेंजेस क्यों आते हैं? ऑब्वियसली इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, राइट, उसीलिए चेंजेस आते हैं। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है वो जो एक्टिविटीज करते हैं एट ऑल द लेवल्स, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि सिर्फ ऑपरेशनल लेवल या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल, नो, एम्प्लॉयज एट ईच एंड एवरी लेवल वो बहुत सारी एक्टिविटीज को इनिशिएट करते हैं, उसकी वजह से इंटरनल फैक्टर्स रेज होते हैं कि जहां पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। लाइकवाइज अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलामिटीज, राइट, गवर्नमेंट ने लॉस चेंज कर दिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे कस्टमर्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है कि जो which are external to our organization and they are also affecting to our organization, इसीलिए हमें वहां पे चेंज करने की जरूरत पड़ती है। and if we will not change in our organization, if we will not implement the changes in our organization, तो हम ये competitive market के अंदर deal नहीं कर पाएंगे, right? So अगर हम फॉर एग्जाम्पल सिंपल, अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन दैट इज द चेंज। अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले के मतलब कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वर्क करती, पहले के प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करती, ऑलरेडी CBIS थी लेकिन हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो अ चेंज, राइट। एंड इट विल अफेक्ट द एक्टिविटीज इन टास्क related to the many different processes, it will affect, but it doesn't mean कि हमें वहां पे changes नहीं करने हैं, no, we have to implement the change and that is the we can say that a point of view of the organization के वो organizational change के साथ भी वो deal कर सकते हैं, right?
फिर वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो या फिर पूरा एंटरप्राइज हो, राइट। सो अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करते हैं तो वहां पे चेंज मॉडल भी हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दिस चेंज मॉडल? ऑब्वियसली एज इट इज अ मॉडल, हमने पहले भी डिस्कस किया था विद इन सेकंड यूनिट, राइट, कि मॉडल टर्म क्या है? इट इज जस्ट अ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड थिंग, राइट। मतलब वो सिर्फ एक थियरी होगी या फिर एक डमी मॉडल होगा, फिजिकल मॉडल होगा कि जो रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करता होगा, राइट। सो चेंज मॉडल भी है कि जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो चेंजेस रिलेटेड थियोरीज है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि चेंज के अंदर कौन कौन से फेजेस है, राइट, और हम वो चेंज को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे हम वो फेजेस को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। सो ऐसी जो थियरी है वो थियरी को हम चेंज मॉडल कहेंगे, कि जिसका यूज करके हम चेंज करने के रिलेटेड जो फेजेस है वो आइडेंटिफाई कर सके और कैसे हम अच्छी तरह से उसे इंप्लीमेंट कर सके, राइट। सो देयर आर टू पर्सन, राइट, दैट इज लेविन एंड एडजर, राइट, जिन्होंने 3 स्टेजेस या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 स्टेज अप्रोच उन्होंने चेंज के रिलेटेड दिया है, right? First is unfreezing, second is moving, and third is refreezing, right? Unfreezing का मीनिंग क्या होता है कि पहले से जो चीजें चल रही थी उसे हमें अब निकालना पड़ेगा, that is unfreezing, right? ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज इंप्लीमेंट कर सके। We have to cease old activities, we have to stop old habits, राइट, ताकि हम नए चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सके, दैट इज अनफ्रीजिंग। सेकेंड इज मूविंग, वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, वी हैव टू लर्न न्यू मेथड्स, वी हैव टू लर्न न्यू सिस्टम्स, वी हैव टू लर्न न्यू टेक्निक्स, राइट, दैट इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज मूविंग। अगर हम नई चीज नहीं सीखेंगे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड द थर्ड इज रीफ्रीजिंग, राइट, we have to reinforce the changes, ताकि हम हमारी प्रोसेसेस को नई कर सके, नई बना सके, अच्छी बना सके, right? So that is refreezing. So these are the 3 steps या फिर 3 stage के जो change model के अंदर ये 2 person ने हमें दिए हैं, that is unfreezing, moving and refreezing. Okay, so अब तक हमने बात की what is culture, what is change. Now what is organization learning, right? And अगर हम ये organization learning की बात करें then it is closely related to organizational change. अगर आपने ये change के अंदर ये जो 3 approaches है, right, stage है, वो अपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको moving में कहा कि you have to learn new things, right? So learning is a very important thing to implement the change. That's why we can say that this organizational learning is related to organizational change, right? So अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कंसेप्ट की बात करें, मीन्स हमें क्या करना है, सीखना है, राइट? क्या सीखना है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नई कंडीशंस अराइज हो रही है या फिर जो कंडीशन के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं, राइट, उसे एडॉप्ट करना है, राइट, उसे अपनाना है। एडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है? अपनाना होता है, राइट? वी हैव टू एडॉप्ट दैट थिंग, राइट, वी हैव टू कंसीडर दैट थिंग, राइट, जो भी नई कंडीशंस है या फिर कंडीशंस के अंदर हम चेंज कर रहे हैं वो सारी चीजें हमें एडॉप्ट करनी है, एंड दैट इज नोन एज लर्निंग। वो सीखना है हमें, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर हम क्लर्क की बात करें, मैनेजर की बात करें या एग्जीक्यूटिव की बात करें, उन्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम बेटर वे में बिजनेस कर पाए, right? And those things we have to implement in day to day activities also. ऐसा नहीं है कि once in a year, twice in a year, no. Day to day activities के अंदर भी ये जो learning है, right, वो हमें implement करना है. So what is this? They are just an adjustments, right? Students, they are just an adjustments के जो हमें करने हैं। हम पहले से for example 5 years से हम एक ही प्रोसेस करते आ रहे थे, अब हमने वो प्रोसेस के अंदर चेंजेस किए तो ऑब्वियसली उसके अंदर चेंजेस आएंगे, नई चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, right? But they are just an adjustments. किसके बेस्ड है ये एडजस्टमेंट्स? ऑब्वियसली जो नए आइडियाज हमने क्रिएट किए हैं, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, राइट, उसके ऊपर से हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, एंड दोज एडजस्टमेंट्स आर नोन एज
learning, that is organizational learning, right? Now if we talk about this adjustment term, right, so there are two different meaning कि हम ये एडजस्टमेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं। सो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे एडजस्टमेंट्स कैन बी अ रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, पूरी डिजाइन को मींस फिर से करना है, and it is essential, right? We have to redesign business processes, right? We have to redesign the business processes. और अगर हम पूरा रीडिजाइन करते हैं then that is also known as adjustment, but that type of adjustment is known as re-engineering. हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये टर्म पढ़ा था, what is re-engineering? re-engineering का मीनिंग ये होता है कि फिर से वो सॉफ्टवेयर बनाना। so likewise ऐसे adjustments, right, कि जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस को रीडिजाइन करके हमें देते हैं, नए बना के देते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज री इंजीनियरिंग। और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं विच आर इंक्रीमेंटल, मीन्स पूरा रीडिजाइन नहीं करना है, थोड़े बहुत उसके अंदर इंक्रीमेंट्स करने हैं। जैसे हमने वहां पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल थी उसके अंदर हमने इंक्रीमेंटल मॉडल देखा था, राइट? लाइकवाइज हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करने हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है। So those type of adjustments are known as continuous improvements, right? So there are two different terms, re-engineering and continuous improvement. re-engineering का मीनिंग ये होता है पूरा रीडिजाइन करना, एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मीनिंग ये होता है कि थोड़े टाइम पे हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर इंप्रूव करना है या फिर पूरा री इंजीनियर करना है या फिर रीडिजाइन करना है, दोनों में एडजस्टमेंट्स आएंगे। ओके, नाउ थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज री इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो पहले हम देखते हैं री इंजीनियरिंग क्यों करने की जरूरत है, क्यों ये चेंजेस करने की जरूरत है, क्यों ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। सो देयर इज ओनली वन थिंग, टू स्टे कॉम्पिटिटिव, right? We know that we have to survive in competitive market, right? So competitive market के अंदर survive करने के लिए, competitive रहने के लिए हमें ये re-engineering करने की जरूरत है। So ये re-engineer क्या है? Re-engineering क्या है? To make fundamental changes in the way we are doing the business. जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसके अंदर फंडामेंटल चेंजेस करने हैं, right? That is known as re-engineering. And क्यों करेंगे? To stay competitive. अगर हम इसको और सिंपल टर्म्स में बात करें, though we have to change activities, task, processes कि जो हम कर रहे हैं to achieve our organizational goal, तो उसके अंदर चेंजेस करना मतलब re-engineer करना, right? So again अगर हम री-इंजीनियरिंग टर्म की बात करें then we can say it is a process to redesign, right? essential redesign, जरूरी है, essential है। क्या? redesign of what? बिजनेस प्रोसेसेस को भी हम रीडिजाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी हम रीडिजाइन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी हम रीडिजाइन कर सकते हैं, राइट? ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को भी हम रीडिजाइन कर सकते हैं। क्यों? टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट ऑफ अवर बिजनेस। सो ये जो रीडिजाइन टर्म है या फिर ये जो री इंजीनियरिंग टर्म है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द प्रोसेस के जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, नो, each and every important terminology related to the organization can be re-engineered. हम उसे फिर से रीडिजाइन कर सकते हैं ताकि हम बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सके। अब ये री इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या होगा? मे बी पॉसिबल ऐसी प्रोसेसेस को हम री इंजीनियर करते हैं कि जिसका यूज करके डिलीवरी टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इन शॉर्ट हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी प्रोसेस, कौन से स्ट्रक्चर को हम री इंजीनियर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। एंड मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ ये जो बिजनेस प्रोसेस होती है, राइट, वो सिर्फ इंटरनल होती है, नो, उसके अंदर दोनों टाइप की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल।
राइट, ताकि हम जो भी इनपुट्स है उसे आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर सके। So that's why students, most of the companies जहाँ ने ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड कस्टमर ऑर्डरिंग, राइट, जिसका यूज करके क्या कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, जो भी एरर्स आती है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, एंड जो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सरवाइव करना है उसके अंदर हम सरवाइव भी कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से हम कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास आएंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो we will able to survive in the competitive market, right? So students, this is the importance of re-engineering within the organization, right? Next is continuous improvement. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोसेस री इंजीनियर कर दो, रीडिजाइन कर दो, नहीं, अगर आप टाइम टू टाइम पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाओगे, देन ऑल्सो इट विल एड द वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट? अगर आप कंटिन्यूअस चेंज करते रहोगे, then it will increase customer satisfaction and loyalty and long term profitability तो आपको मिलेगी ही, राइट? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करो तो आप प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लाते हो, इंप्रूवमेंट लाते हो, राइट, तो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट पसंद आएगी, दे विल प्रीफर योर प्रोडक्ट, दे विल बाय योर प्रोडक्ट, बिकॉज आप अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस लाते रहते हो। और चेंजेस खराब मतलब ऐसे चेंजेस नहीं कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू को, क्वालिटी को डिग्रेड करे, नहीं, ऐसे चेंजेस को जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड वैल्यू को इम्प्रूव करे, राइट? अगर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे आपको सोचना है कि कैसे हम फास्टर मैनर में सर्विस प्रोवाइड कर सके, यू हैव टू फाइंड द वेज, एंड वो वेज आपको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते जाने हैं ताकि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वहां पे रख सको। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आ जाता है, नो, अगर आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट रखोगे तो भी आप ऐसा कह सकते हो, राइट, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे, प्रोडक्ट्स की एंड सर्विसेज की वैल्यू भी इंक्रीज कर पाओगे, राइट? सो क्यों, क्या जरूरी है? सेम थिंग जैसे री इंजीनियरिंग में था, क्यों ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जरूरी है? टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन उसको मिनिमाइज करना है, राइट, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना है। सेम, दोनों टर्मिनोलॉजी के अंदर बेनिफिट्स एंड गोल्स सेम है, ओनली द थिंग इज दैट द वे ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज डिफरेंट। अगर हम कंटिन्यूअस चेंज करते जाएंगे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाएंगे तो हमें ड्रास्टिकली री इंजीनियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, देन ऑब्वियसली हमें री इंजीनियर करने की जरूरत पड़ेगी। बट इन शॉर्ट हम ऐसा कहेंगे कि री इंजीनियरिंग टर्म की बात करें या फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करें, दोनों में बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे लिखा है, दैट इज नेशनल फूड केयर प्रोग्राम इनकॉर्पोरेशन, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जहाँ पे वो लोग खुद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने वो प्रोग्राम का नेम दिया है QMIP, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। वो लोग ने अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में ये किया है, राइट? सो दैट इज द थिंग स्टूडेंट्स, कि आप अपनी हिसाब से वहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। नाउ क्यों ये सारी चीजें क्यों करने की जरूरत है, राइट? तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल के कमिटमेंट्स होते हैं टुवर्ड्स द गोल, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करें, देन दैट इज ऑल्सो वन कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट? एंड वो कैसे सपोर्ट हो सकता है? बाय द यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्लानिंग के साथ हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करना है, राइट, ताकि हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सके, कि जिसके अंदर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, राइट? जैसे मैंने अभी आपको बताया, टाइम टू टाइम आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर सोचते रहना है कि मैं कैसे इंप्रूव करूं, कैसे मॉडिफाई करूं, ताकि आप कस्टमर का बेस बढ़ा सको, ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सको, ताकि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सरवाइव कर सको। इन शॉर्ट ये सारी चीजें हम करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी को हम इंक्रीज कर पाएंगे, एंड जहां पे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इंक्रीज कर पाएंगे, इन शॉर्ट हमने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, हम ऐसा सोच सकते हैं, राइट?
सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि बहुत सारे डिफरेंट वेज है कि कैसे हम सारी चीज इंप्लीमेंट कर सके, राइट? ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूजफुल होती है, नो। अगर हम हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसी में भी यही चीज होती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और जहां पे पूरा री इंजीनियरिंग करने की जरूरत पड़े तो वो भी हम कर सकते होने चाहिए, राइट? So students, this is all about the topic that is organizational culture and change, right? So आज हमने 2 topics पढ़े, that is organizational culture and change, and before that we have completed organization and information system, right? So I think it's all about today's lecture. अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हो, and after that we will end our lecture.